हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपी टेट के प्रश्नों की श्रृंखला में। और इस श्रृंखला में हम आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, गणित के क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको हम कराएंगे। और आपको हम उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम केवल प्रश्नों को नहीं कराएंगे बल्कि उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है कि मैथ के सवाल ऐसे अगर आ जाते हैं उनको कैसे लगाया जाए, तो दोस्तों हम उसको आपको करना भी सिखाएंगे, ठीक है। और आपसे हमारा निवेदन है कि आप अगर यूपी टेट को सीरियसली देने जा रहे हो, आप कहीं भी हो, घर में, बाहर या अपने काम पर, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो मेरा विश्वास करिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मेरा मैथमेटिक्स का ग्राउंड है और मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, बीटेक किया हूँ। और मैं आपको प्रश्नों को इतना अच्छे से कराऊंगा कि आप यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको कर ले जाओगे, ठीक है। ये मेरा वादा है। आज हम गणित के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं और उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और आपको अगर हमारे प्रश्न सही आते हैं, सही लगते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगता है, समझाने का तरीका सही लगता है, ज़रूर आप हमारे वीडियोस पे कमेंट करिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम और ऐसी वीडियोस को बना लेकर आएँ आपके साथ और उसको डिस्कस। चलिए देर ना करते हुए हम सवाल को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है, कहा गया है, पूछा गया है कि 4 अंकों वाली बृहत्तम, ठीक है, 4 अंकों वाली बृहत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या है। तो पहली बात तो ये होती है कि बृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 अंकों की बृहत्तम संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो आप 3 9 लिखते हो, ठीक है। 2 अंकों की कौन सी हो सकती है, 9 ऐसे 4 अंकों की कौन सी हो सकती है बृहत्तम संख्या, 4 ठे 9, 4 9 लग दीजिए। उसके बाद न्यूनतम संख्या अगर 2 अंकों की पूछे तो सबसे छोटी संख्या 10 हो सकती है। 3 अंकों की कौन हो सकती है, 1 लिख के डबल शून्य। 4 अंकों की क्या हो सकती है, 1 लिख के 3 शून्य, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। हमें मान के चलते हैं कि जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक मैथ को जानना चाहते हैं हमसे, ठीक है। हम उनको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैथ अच्छे से आती होगी, उनके लिए अलग हम क्वेश्चन सीरीज लेके आ सकते हैं, लेकिन इसमें हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे हम कॉन्सेप्ट भी समझाते जाएंगे। तो 4 अंकों वाली बृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या का योग, बृहत्तम संख्या हमारी 999 हो गई और 1000 हो गई न्यूनतम संख्या। अगर इसको हम जोड़ते हैं, देखो दोस्तों आपके सामने जोड़ रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 909 सॉरी 909, फिर 909 91 10। अब ऑप्शन देख सकते हो कि जहाँ पे लिखा होगा 10999 वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10999 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है यूपी टेट में कभी ना कभी, ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो और अंतिम तापक्रम क्या होगा। सिंपल सा दोस्तों इसमें जोड़ घटाना पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूछा गया यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो प्रारंभिक तापमान को हम लिख देते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर बोला शुरू में तापक्रम घटता है 18, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो प्लस 18 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे जुड़ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे शुरू में तो कितना जाएगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोलता है फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। अब यहाँ से -23 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से इसे घटा देंगे। याद रखेंगे ताप का जो भी मात्रक होगा वो सेम होना चाहिए। ताप के बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि हमारे डॉक्टर्स लोग होते हैं उनके थर्मामीटर जो होते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही केल्विन भी होता है, बहुत सारे ताप होते हैं। देखना ये होता है कि हम सेम समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो समान मात्रकों को जोड़ा घटाया जा सकता है, तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है क्वेश्चन में कि समान मात्रक हैं कि नहीं तापक्रम के। दिया गया डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों सब के सब डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसलिए जैसे पूछा गया वैसे हम करते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो लिख दिया हमने, तो शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, प्लस 18 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया हमने। फिर
23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है तो -23 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ से जोड़ने के बाद करते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो फाइनल तापक्रम हमारा कितना हो गया? 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऑप्शन में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम गुणा और भाग की संक्रियाएं करते हैं तो उसमें चिन्हों का परिवर्तन कैसे होता है। दोस्तों आप याद रखिए, जब भी हम गुणा की संक्रिया में दो चिन्ह निगेटिव होते हैं, यानी कि ऋणात्मक, ऋण का ऋण से गुणा कितना हो जाएगा? हमेशा धन आता है। ठीक है, अगर विपरीत होते हैं तो धन का ऋण से गुणा कितना हो जाएगा? ऋण ही आएगा। या फिर ऋण का धन से गुणा ऋण ही आएगा, और धन का धन से गुणा हमेशा धन आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये आप सीखने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि -2 गुणे -3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और ऋण का ऋण से गुणा कितना हो जाएगा? धन, तो +6 आ जाएगा। अगर ये होता -2 गुणे +3 होता, मतलब कि कुछ नहीं लिखा होगा तो प्लस ही होगा, 3 दूना 6, लेकिन ऋण का धन से गुणा कितना हो जाएगा? ऋण, तब -6 होता। आइए दोस्तों सवाल करते हैं इस पे से। आप देख सकते हैं कि अब देखते हैं कि 2 बार गुणा हुआ ना, अगर इसका 3 बार गुणा होगा तो मतलब कि अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ है कि यदि चिन्हों का गुणा जो होगा इवन टाइप्स में होगा या फिर सम संख्या में, या फिर यहाँ सवाल से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ऋण से ऋण का गुणा कितना हो गया था? धन हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ से ऋण का ऋण से गुणा हो गया था, कितना? धन हो गया था। ठीक है, अब धन हो गया था, फिर एक और ऋण हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो धन का ऋण से गुणा कितना हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो निगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाते हैं, बी और डी को। ऋण वाले ऑप्शन कहाँ कहाँ केवल हैं? ए और सी में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, सवाल को करते हैं। या फिर आप देख सकते हो कि अगर नेगेटिव का इवन टाइम से, मतलब कि सम संख्याओं में गुणा हुआ हो, मतलब कि 2 बार हुआ हो, 4 बार हुआ हो, 6 बार हुआ हो, ऋण का अगर 2, 4, 6 बार होता है तो आप समझ सकते हो कि धन ही आएगा। लेकिन उसका विषम संख्याओं में अगर गुणा होता है 3 बार, 1 बार, 5 बार, तो ऋण ही आता है। आप यहाँ से करके देखोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए संख्याओं का पहले गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूना 6, ठीक है, 4 पंजे 20, ठीक है, उसके बाद ये 6 बचता है। अब देखिए 6 छवा के 36, और 36 गुणे 20 करना, 36 दूना 72 हो जाएगा। ठीक है, संख्या तो 720 आएगी, लेकिन ये प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, देखना ये। तो अभी हम देखे थे माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस से गुणा हमेशा माइनस आएगा, तो -720 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में -720। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छी बात है, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि समान राशि जोड़ी घटाई जाती है, या फिर गुणा भाग की जा सकती है। समान राशि, जैसे कि घंटा है तो घंटा को घंटा से ही जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर सेकंड में दूसरी चीज़ दी गई हो तो उसको घंटा में पहले बदलना पड़ेगा। ठीक है, उसको किस में बदलना पड़ेगा? घंटा में बदलना पड़ेगा। सेकंड, या फिर सेकंड को सारी चीज़ों को हम सेकंड में बदल दें, सारे को मिनट में बदल दें, सारे को घंटा में बदल दें, तो सब की सब जोड़े घटाई जा सकती है। कुछ नहीं, सिंपल है, आप देखते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया गया है, आराम से देखेंगे दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं, एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से समझाते हुए चलूँगा मैं। दिया है 8 किलोग्राम, किलोग्राम को हम केजी लिख देते हैं। ठीक है, 350 ग्राम, 350 ग्राम को जी लिख देते हैं। से 3 किग्रा और 178 ग्राम को घटाना है, 3 किग्रा को घटाना है, यहाँ से हो जाएगा, 178 को घटाना है यहाँ से। ठीक है, इसको क्या करना है? घटाना है, सिंपल सा पढ़ना था।
तो किलोग्राम को हम हमेशा किलोग्राम से घटा देंगे, माइनस हो जाएगा, और ग्राम को हमेशा हम ग्राम से जोड़ या घटा देंगे, तो इसमें भी घटाने की बात की गई है। आप देख सकते हो 8 में से 3 जाएगा कितना, 5 kg बच रहा है। ग्राम को ग्राम से घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ से कैरी ओवर लेंगे, एक उधार लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बचता है 4, 4 में से 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ बचा है 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में आपका कितना रहा है, 5 किलोग्राम और 172 ग्राम। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आशा है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ आप उसको समझ पा रहे होंगे। समान राशियाँ जोड़ी घटाई जा सकती हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, या फिर गुणा भाग समान राशियों में ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट तक ही रखेंगे। पहला वीडियो है ताकि आप अच्छे से इसको देखो समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसे हम सीरीज़ लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक हम कराते रहेंगे। आपके कॉन्सेप्ट में आपका जो भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, बिल्कुल हम उसका अच्छे से जवाब देंगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है। देखिए, वृत्त से संबंधित कुछ जानकारियाँ मैं आपको बता देता हूँ। वृत्त, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, परिधि परिधि उसकी कितनी होती है, आप फार्मूला लिख लो, क्योंकि आपको बस यूपी टेट के एग्जाम में फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है। परिधि होती है 2πr, 2πr। यहाँ पे r क्या होता है, वहाँ पे त्रिज्या होता है। ठीक है, चलिए हम एक सर्किल ड्रा कर देते हैं यहाँ पे से। ठीक है, ओके। परिधि मतलब क्या होता है, परिधि मतलब ये होता है कि वृत्त का जो ये किनारा है ना, उसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, केंद्र बिंदु हमारा O है, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिज्या r कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, व्यास होती है, जो केंद्र बिंदु से होकर जाती है। अगर मतलब कि व्यास की बात करें तो केंद्र बिंदु O से जाकर परिधि से परिधि तक जो लाइन जोड़ती है उसे हम व्यास कहते हैं। ये हमारा हो गया r, मतलब हम व्यास को क्या लिखते हैं, d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वृत्त की परिधि जो ये होता है, यहाँ पे हम फार्मूला को डिराइव नहीं करेंगे दोस्तों, बस आपको याद रखना है सवाल का फार्मूला कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। वृत्त का व्यास d बराबर कितना होता है, यहाँ पे कुछ फार्मूले हम लिख देते हैं क्वेश्चन में। व्यास जब आएगा, व्यास d बराबर कितना होता है, 2r। ठीक है, 2r के। और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे आप लिख सकते हो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, बस फार्मूला आपको याद रहेगा तो πr² हो जाता है। ठीक है, बाकी देखेंगे सवालों में जिस तरह से कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे तो हम और आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। आप घबराइएगा बिल्कुल मत। यहाँ पे इस सवाल में जितना पूछा गया हम उतना आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वृत्त की अब देखिए दिया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास। व्यास मतलब d बराबर, अभी मैं आपको बताया कि 2r। परिधि को हम पेरीमीटर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, परिधि को अगर हम p लिखें, परिधि 2πr लिखें, या हम लिख सकते हैं इसको पाई इंटू 2r लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी के, पाई का गुणा डी से, क्योंकि यहाँ पे 2r क्या है, यहाँ पे ये डायमीटर ही तो है, व्यास ही तो है, तो p बराबर पाई डी हो जाएगा। तो परिधि को अगर हम निकालना चाहें तो पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई इंटू डी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3.5 के। अब पाई की वैल्यू आप हमेशा याद रखिए, अगर हम इसको, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन बीच में इसको मान के रखते हैं कि पाई बराबर होता है कितना, 22/7 के। अगर हम 22/7 इसकी वैल्यू रखते हैं और 3.5 से फिर से गुणा करते हैं तो इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 7 × 9 7 और 7 × 25 35.5 के। आगे देखिए p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 × 0.5 के। अब 22 पंजे कितना होता है, यहाँ पे 5 दूना 10 के, 5 दूना 10, 1 11, 22 पंजे कितना होता है, 110 होता है। एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, 11 हो जाएगा। p इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 11। अब परिधि का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। लंबाई तो है, जो किनारा है वृत्त का
वृत्त का जो किनारा है इसी की लंबाई तो क्या है, परिध है, p = 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं और 5 क्वेश्चन से आप सवालों को करने के बाद हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल से लेकर के आगे तक। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ऐसे हमारी सीरीज चलेगी। हम आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, गारंटी देते हैं आप मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आओगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हमारा उत्साह बढ़े, हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेके आएँ और सब्जेक्ट भी बताएंगे हमारा दूसरा सब्जेक्ट क्या हो सकता है। हम अंग्रेजी पर भी वीडियो आपको लाएंगे, इंग्लिश को भी पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, ताकि आप यूपी टेट में अच्छा मार्क ला सको। पेडागोजी को भी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय द वे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे ऊपर विश्वास क्यों आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी डीएलएड कर रखा है। मेरा डीएलएड में 92% है। सीटेट निकाला है मैंने जस्ट 18 दिनों में, 18 डेज़ में। ठीक है, दोनों का प्राइमरी में मेरा 105 आया था, मेरा पहले का निकला हुआ सन 2024 में, और 95 हमारा जूनियर में आया था। और DSSB में का एग्ज़ाम मैं दिया हूँ, प्रोसेस में अच्छा गया एग्ज़ाम। और KVS का मेरा इंटरव्यू होने वाला है, मेंस में दे चुका हूँ, इंटरव्यू बाकी है। ऐसे बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम की जानकारी मुझे है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं भी आपके साथ यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। बिल्कुल आप समझ सकते हो कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूपी टेट में एग्ज़ाम लाने की कोशिश करेगा, तो मैं वही आपको बताऊँगा, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यूपी टेट में ला सको। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चलते हैं। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।